हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मनीष उपाध्याय और हम कर रहे हैं यहाँ पे बिहार दरोगा के पीवाईक्यूज जो कि भौतिक विज्ञान से रिलेटेड हैं। हम सेक्शन वाइज भौतिक विज्ञान के पीवाईक्यू एक साथ, रसायन विज्ञान के एक साथ और जीव विज्ञान के एक साथ इस तरह से करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी आसान हो सके। पीवाईक्यू करने का हमारा एक ही उद्देश्य है ताकि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उनको अच्छे तरीके से रिकॉल कर पाए, रिवाइज कर पाए। इसके साथ ही मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूं कि आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। समझता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये भी अच्छा लगा कि आप अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं क्लास के साथ, आप चीजों को एनालाइज भी कर रहे हैं। हमने एक प्रश्न किया था, आपने अगर तीसरी विज्ञान की जो क्लास देखी होगी पीवाईक्यू की, उसमें एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। ठोस में कौन सी प्रक्रिया बदलती है? तो देखिए, इसमें ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन और निहार। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है, हमने इसको कुछ इस तरह से किया था, हमने किया था इसको कुछ इस तरह से कि भाई जैसे मान लीजिए ये हो गया ठोस, एक ठोस हो गया और दूसरी हो गई मान लीजिए द्रव और तीसरी अवस्था हो गई गैस। तो ठोस से जब कोई चीज द्रव में बदलती है तो उसके लिए मेल्टिंग शब्द या मेल्ट का प्रयोग करते हैं, और जब कोई द्रव गैस में बदलता है तो उसके लिए बॉयल शब्द का प्रयोग करते हैं, क्वथन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके लिए गलन शब्द का प्रयोग करते हैं जब कोई ठोस द्रव में बदलता है। इसी तरीके से जब कोई द्रव ठोस में बदलेगा तो उसके लिए ठोसीकरण या सॉलिडिफिकेशन का प्रयोग करेंगे, सॉलिडिफिकेशन। और जब कोई गैस द्रव में बदलेगी तो उसके लिए हम संघनन शब्द का प्रयोग करेंगे या कंडेंसेशन। अब प्रश्न ये उठता है कि कुछ ऐसे भी हैं जो ठोस से सीधे बदल जाते हैं गैस में। जो पदार्थ, जैसे कि हम कपूर की बात कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर सकते हैं, जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस रूप में होती है तो उसको ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पे इसके लिए हम ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का या ऊर्ध्वपातन कहते हैं इस प्रक्रिया को, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। अब देखिए होता क्या है, अब ये प्रक्रिया अगर ठोस से गैस की तरफ हो रही है तो इसका मतलब कोई गैस भी ऐसा हो सकता है कि ठोस में बदलेगी। मतलब जब हम ठोस से गैस में बदल सकते हैं गर्म करने पर, तो ठंडा करने पर वो गैस से ठोस में बदल जाएगी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, जैसे इस प्रश्न में यहाँ पे ऊर्ध्वपातन भी दे रखा है और निहार भी दे रखा है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कोई यहाँ पे विशेष नाम नहीं है। एक बार इसको ऐसे देखेंगे, ये जो प्रक्रिया है, ये वाली जो प्रक्रिया है, विशिष्ट नाम नहीं है, विशिष्ट नाम नहीं, कोई विशेष नाम नहीं है इसका। और विशेष नाम नहीं है तो सामान्यतः ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं। लोग क्या कह देते हैं इसको? ऊर्ध्वपातन ही कह देते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि भाई वैसे देखा जाए तो अगर ऊर्ध्वपातन सीधी प्रक्रिया है तो इसकी उल्टी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डी सब्लिमेशन कह देंगे, एवं डी विऊर्ध्वपातन या डी सब्लिमेशन, या यहां पे एक शब्द है निहार, इसको क्या कह देते हैं? निहार भी कह देते हैं। इसी चीज को हम निहार कहते हैं। अब यहां पे क्या है कि देखो, जब भी कोई गैस ठोस में बदलेगी तो निश्चित तौर पर वो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, अब नीचे की तरफ आती है तो इसलिए इसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं? कुछ विद्वान इसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? निक्षेपण या डिपोजिशन शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इसको डिपोजिशन भी कह देते हैं।
अब मैं यहाँ पे आपको जो मना कर रहा हूं कि डिपोजिशन शब्द ज्यादा सही नहीं है, उसकी एक लॉजिक है। देखो साइंस में हर एक चीज एक लॉजिक के साथ चलती है। डिपोजिशन शब्द जो है या निक्षेप शब्द जो है वो विलयनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसको समझते हैं, ठीक है। अब क्योंकि कोई विशेष शब्द वैज्ञानिकों के द्वारा इसके लिए प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहां पे ये कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ भी ऊर्ध्वपातन का सब प्रयोग करते हैं, कुछ ऊर्ध्वपातन का ही प्रयोग कर देते हैं कि दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है ये। कभी कभी कुछ ही ऐसे पदार्थ हैं गिने चुने 10 से 12 जिनमें ये प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है, इसलिए कुछ सीधे ऊर्ध्वपातन का ही प्रयोग करते हैं। कुछ ये कहते हैं कि ऊर्ध्वपातन का उल्टा है, इसलिए इसके लिए डीसब्लिमेशन का प्रयोग करते हैं, निहार या विऊर्ध्वपातन का प्रयोग करते हैं। कुछ विज्ञान है इसको डिपोजिशन कह देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी ठोस बनेगा तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, नीचे बैठ के आएगा। अब ये शब्द जो विद्वान है उनके द्वारा, जो राइटर्स है उनके द्वारा क्यों प्रयोग किया गया, इसकी एक वजह है। देखो हो क्या रहा है कि जैसे कभी कभी जब तापमान बहुत कम हो जाता है तो जैसे ही जल वाष्प उस कम तापमान वाले एरिया में आती है तो वो पानी में नहीं बदलती, बल्कि वो डायरेक्ट ही बर्फ में बदल जाती है। बर्फबारी होती है तो बर्फ क्या होती है, पानी से थोड़ी या हवा से थोड़ी भारी है, तो पानी से नहीं हवा से, तो वो नीचे आती है, नीचे बैठती है। जैसे आपने पहाड़ों पर बर्फबारी होते हुए अगर देखा हो, सुना हो, तो वो नीचे की तरफ आती है। नीचे की तरफ आने की प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। अब निक्षेपण इसको कहा जाता है किस पर्पस से, कि कोई भी चीज अगर नीचे बैठ रही है इसलिए इसको निक्षेपण कहते हैं। गैस से या ठोस में बदलने से निक्षेपण इसको नहीं कहा जाता है, उसकी वजह है। अब इसको समझ लेते हैं कि निक्षेपण एग्जैक्टली है क्या, इसमें गड़बड़ क्या है, शब्द को प्रयोग करने में प्रॉब्लम कहां पर है। तो निक्षेपण होता है, जैसे मान लीजिए दो विलयन है, दो विलयन है, सॉल्यूशन है, को मिलाने पर क्रिया के बाद, अब कोई क्रिया होगी, दो को मिला दिया, क्रिया के बाद पदार्थ का बैठना। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं AgNO3 प्लस NaCl। अब इससे क्रिया क्या हुई, क्रिया हुई इसे AgCl जो नीचे की तरफ बैठ गया और प्लस NaNO3, ये क्रिया हो गई। ये जो चीज बैठ गई है नीचे, ये क्या होता है, नीचे सफेद ठोस का बैठना। ये जो नीचे सफेद ठोस का बैठना है, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है निक्षेपण। इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है निक्षेपण, और इसी को इंग्लिश में डिपोजिशन कहते हैं। और इसी का एक सिनोनिम है जिसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन। और इसलिए ये जो बचा हुआ है इसको निक्षेप या प्रेसिपिटेट भी कहा जाता है, इसी को डिपॉजिट भी कहा जाता है। अब अगर मान लीजिए क्रिया के द्वारा बैठा है तो इसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे, निक्षेपण प्रयोग करेंगे। और अगर मान लीजिए क्या हो, एक यहां समझ लेते हैं, यदि घोल से सीधे ठोस नीचे बैठ जाए तो उसके लिए हम करते हैं अवसादन शब्द का प्रयोग। अवसादन या सेडिमेंटेशन। जैसे मिट्टी का नीचे बैठना। अब जैसे नदी में आप देखेंगे पूरा पानी घुला हुआ रहता है, या आपने पानी में मिट्टी घोल दी, थोड़े समय बाद देखते हैं वो सारा का सारा नीचे बैठ जाता है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, अवसादन शब्द प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कोई रासायनिक क्रिया नहीं हो रही है, और अगर रासायनिक क्रिया के बाद अगर कोई चीज नई बनके और वो नीचे बैठ रही है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डिपोजिशन या प्रेसिपिटेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है ना निक्षेपण शब्द के साथ, वो कंफ्यूजन ये है। इसलिए हमने जो पहले प्रश्न किया था उसके लिए इस शब्द को अवॉइड किया था, जो आपने कमेंट करके बताया कि सर यहां भूलवश ऐसा हुआ है। तो उसकी एक वजह ये है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम बात करें वैज्ञानिकों के द्वारा, तो ये प्रक्रिया जो गैस से ठोस में बदलने के लिए है, इसके लिए कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है। तो कुछ विद्वान अपने अकॉर्डिंगली ऊर्ध्वपातन ही कह देते हैं, क्योंकि 10-12 पदार्थ हैं, उनके लिए क्या विशेष नाम तैयार किया जाए। कुछ इसके लिए विऊर्ध्वपातन का प्रयोग करते हैं, और कुछ विद्वान हैं जो इसके लिए निक्षेपण या डिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इनमें वे ऊर्ध्वपातन या निहार शब्द ज्यादा बेहतर है। ठीक है, पहला प्रश्न हुआ।
अब आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका कंफ्यूजन था वो इस शब्द के प्रयोग के आधार पर था। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अगर आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो। ठीक है, और देखो साइंस की खासियत ही यही है कि आप जब तक उसमें प्रश्न नहीं पूछेंगे, आपके मन में कंफ्यूजन नहीं आएगा, तब तक नई चीजें निकल के नहीं आएंगी। अब आपने अगर नहीं पूछा होता तो मैं इस चीज को डिस्कस भी नहीं करता, मैं आगे ऐसे ही बढ़ जाता। बट आपने सही किया पूछ करके उस चीज को। तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अगर उठते हैं तो वो साइंस के लिए बहुत जरूरी है। साइंस की प्रकृति ही ये है कि जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे वो चीज क्लियर कभी भी नहीं हो सकती है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से के कारण होता है, घटना का नाम पूछ रहा है। अब ये यहाँ पे चार घटनाएं दे रखी हैं। एक का नाम है अपवर्तन, एक का नाम है वर्ण विक्षेपण, एक है प्रकीर्णन और एक है परावर्तन। एक एक घटना ले लेते हैं। जैसे हम स्टार्ट करें अगर अपवर्तन से। अपवर्तन क्या है? तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का थोड़ा मुड़ जाना या विक्षेपित हो जाना, प्रकाश का विक्षेपित हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तन के नाम से जानते हैं। अब भाई अपवर्तन की वजह से क्या क्या घटनाएं होती हैं? अपवर्तन का यूज कहां पर है? तो यूज है इसका लेंस में। जितने भी लेंस होते हैं उनमें सब में इसका यूज होता है। अपवर्तन के कारण ही पानी में सिक्का बड़ा दिखता है और उठा हुआ दिखता है, वो भी अपवर्तन की वजह से ही होता है। सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय भी कह सकते हैं, सूर्योदय के समय सूर्य का 2 मिनट। अच्छा, इसके यूज कहां पे हैं? तो लेंस में। जैसे कि चाहे दूर दृष्टि के लिए हम लेंस का प्रयोग करें, निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग करें, मतलब उत्तल लेंस अवतल लेंस या इन दोनों का कोई मिक्स प्रयोग करें, तो उस तरह के लेंसों के लिए प्रयोग होता है। पानी में सिक्का बड़ा दिखता है, मछली बड़ी दिखती है, जो छड़ अगर आप डाल देंगे तो वो टेढ़ी दिखती है। सूर्योदय के समय सूर्य का 2 मिनट पहले से दिखना, ये भी किसकी वजह से है? तो ये भी अपवर्तन की वजह से ही होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई और यहां पे एक और चीज, तारों का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन की वजह से ही होता है। एक तो हमने ये देख लिया कि भाई अगर तारों के टिमटिमाने की वजह अगर वो कुछ भी दे दे कि 2 मिनट पहले सूर्य दिख जाता है, 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, रियल में सूर्यास्त हो गया उसके बाद भी दिखता रहता है, लेंस के सिद्धांत पे काम करता है। मछली क्यों बड़ी दिखती है? अगर आधी छड़ को डुबो दे पानी में तो वो आधा डूबा हुआ ऐसा हमको थोड़ा टेढ़ा क्यों दिखता है, ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है? तो इन सब के लिए कारण अपवर्तन ही होता है। अब देखते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस घटना को भी समझ लेते हैं। भाई देखो, हमारी पृथ्वी है, उसके ऊपर वायुमंडल की अनेक परतें हैं और उन परतों में जो तापमान का या जो आप कहें कि घनत्व का जो वितरण है वो समान नहीं है। कहीं पे हवा थोड़ी सी ज्यादा घनी है, कहीं पे हवा थोड़ी सी विरल है, कहीं पे ज्यादा घनी हो जाती है, कहीं पे थोड़ी विरल हो जाती है। और ये घनी और विरल हो रही है मतलब कहीं पे दाब थोड़ा सा ज्यादा है, कहीं थोड़ा सा कम है। उसी वजह से पूरे वायुमंडल में कहीं हवा ऊपर उठ रही होती है और कहीं क्या कर रही होती है, वो पैरेलली चल रही होती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो घनत्वों में लगातार परिवर्तन हो रहा है। घनत्वों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसकी वजह से कहीं विरल हवा हो गई, कहीं पे सघन हवा हो गई, और इस वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या जो अपवर्तनांक है, या आप ये कह सकते हैं कि हवा का प्रकाशिक घनत्व भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। मान लीजिए कोई एक तारा है, उसका बहुत दूर से लाइट आ रही है। अभी यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है कंडीशन, तो वो लाइट आनी चाहिए यहाँ। अब मान लीजिए कि क्या हो गया, एक जगह पे यहाँ विरल हो गया, तो विरल होने की वजह से क्या होगा कि लाइट मान लीजिए अब इधर की तरफ मुड़ गई, क्योंकि जैसे जैसे विरलता आएगी, सघनता आएगी, लाइट क्या हो जाएगी, बदलती जाएगी। अब सघन हो गई तो लाइट क्या हो जाएगी, इधर मुड़ जाएगी। आपको अगर पिछली 4th क्लास याद हो तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि कैसे मुड़ जाता है अगर प्रकाश
विरल से सघन में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है, और अगर प्रकाश क्या होता है, सघन से विरल की तरफ जाता है, तो वैसे केस में वो अविलंब से दूर चला जाता है। और उसी में हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था कि वो कितनी कितनी सेक्शंस में काम आता है। इसका मतलब कभी तो लाइट हमको यहां ज्यादा दिखाई देगी, कभी हमको यहां ज्यादा दिखाई देगी, और कभी जो लाइट है वो अपवर्तन की वजह से यहां ज्यादा दिखाई देगी। इसका मतलब कभी तारा हमको, अब व्यक्ति तो एक ही जगह पे खड़ा होगा ना, वो तो ऐसा नहीं है कि लाइट इधर चलेगी तो वो यहां आ गया, यहां चलेगी तो यहां आ गया, यहां चलेगी तो यहां आ गया, वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। तो कभी उसके ऊपर पूरी लाइट आती है तो उसको सितारा जो वो चमकीला दिखाई देता है। कभी फिर क्या हुआ कि विरल हो गया तो लाइट हट गई थोड़ी सी, तो उसकी वजह से क्या हो गया, लाइट कम आ रही है उसके पास, तो उसको धुंधला या दिखाई नहीं देगा। फिर थोड़ी देर बाद मान लीजिए घनत्व परिवर्तन हुआ तो फिर आ गई। अब वो लगातार लगातार बदलता रहता है, तो तारों की कभी चमक ज्यादा दिखाई देती है, कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। ये जो तारे कभी ज्यादा चमकते हैं कभी कम चमकते हैं, इसी को तारों का ट्विंकलिंग या टिमटिमाना कहते हैं। अब बात करते हैं, यहां पे और भी है प्रश्न, तो इन सभी से भी बन सकता है भाई, ऐसा थोड़ी ना कि केवल अपवर्तन से ही प्रश्न को बनाए, परावर्तन से भी बना सकता है। तो परावर्तन की अगर हम बात करें तो ऐसी घटना, परावर्तन ले लेते हैं, कोई आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें हमारा आंसर अपवर्तन रहेगा इस वाले प्रश्न के लिए, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं इसको। अब पढ़ लेते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या कहता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑलरेडी हो गया, ओके। रिफ्लेक्शन, परावर्तन, प्रकाश क्या करे, जिस माध्यम से गया है, किसी सतह से टकरा करके अगर उसी माध्यम में वापस लौट के आ रहा है तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का वापस लौट आना, क्या कहलाता है, ये कहलाता है परावर्तन। अब परावर्तन की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देखेंगे, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट ही पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, एक पेज हम इसमें ऐड कर लेते हैं ताकि ठीक रहे। बढ़े आगे, देखिए हमें पढ़ना है परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या है, प्रकाश का लौट आना, प्रकाश जिस माध्यम से गया था अगर उसी माध्यम में लौट जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब इस घटना के यूज क्या है, तो यूज है इसके, जैसे हम घर में मिरर देखते हैं, दर्पण देखते हैं, हर रोज अपना चेहरा देखते हैं, वहां पे इसका प्रयोग हो रहा है। बैक साइड में देखने के लिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, आप देखेंगे नाई की दुकान में, जिम में, ये जो दर्पण लगे रहते हैं अवतल प्रकार के दर्पण, गाड़ियों में जो दर्पण लगे रहते हैं उत्तल प्रकार के दर्पण, जैसे गाड़ियों में उत्तल दर्पण, चेहरा देखने हेतु समतल दर्पण, और अगर हम बात करें कि भाई ईएनटी, आंख कान नाक का डॉक्टर होता है, दांतों का डॉक्टर होता है, दांतों को चेक करने के लिए जिसका प्रयोग करता है, नाई, जिम आदि में अवतल दर्पण, इनका प्रयोग होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि भाई दांतों के डॉक्टर के द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये इमेज को क्या बनाता है, बड़ी बनाता है स्पेशल कंडीशन में। और ये क्या करता है, जितनी बड़ी इमेज होती है समतल दर्पण उतनी बड़ी इमेज बनाता है। उत्तल दर्पण की बात करें तो ये इमेज हमेशा इमेज को क्या करता है, सीधी बनाता है और बहुत छोटी बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से परावर्तन का हमने प्रयोग देख लिया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, एक यहाँ पे जो चीज पूछी गई है हमसे, तो एक ऑप्शन है वो है प्रकीर्णन क्या है, और एक है वर्ण विक्षेपण क्या है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रकीर्णन क्या है। प्रकीर्णन को हम स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग का मतलब है धूल के कणों, और भी कोई प्रकार के कण हो सकते हैं, तो धूल के कणों से टकराकर प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में बिखर जाना। अब इसका प्रयोग क्या है, इसका यूज क्या है, इसका यूज है आकाश का नीला दिखाई देना।
समुद्र का नीला दिखाई देना। क्यों? क्योंकि जो नीला रंग है उसका वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। अब आप कहेंगे कि भाई प्रकीर्णन है तो लाल रंग का क्या प्रकीर्णन होगा? अब लाल रंग का क्या है कि इसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, जिसकी तरंगदैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है उसका कोई प्रकीर्णन विकीर्णन नहीं होता है। तो इस वजह से हमको ये क्या है, नीला दिखाई देता है आकाश। अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रकीर्णन की प्रक्रिया अंतरिक्ष में तो होगी नहीं, क्योंकि वहां पे तो धूल के कण है नहीं। अब धूल के कण नहीं है तो वहां पे प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई अंतरिक्ष में, या हम ये कहें चंद्रमा में, अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखता है? आकाश जब प्रकीर्णन नहीं हुआ तो आकाश कैसा दिखेगा? काला। प्रकीर्णन नहीं होता इसलिए अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखता है? तो वो काला दिखता है। अब एक और यहां पे घटना है जिसको कहा गया है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, इसको डिस्पर्सन कहा जाता है। डिस्पर्सन की अगर हम बात करें तो प्रिज्म पर पड़ने पर प्रकाश का अब प्रिज्म पर अगर पड़ेगा तो प्रकाश क्या हो जाता है? रंगों में विभाजित हो जाना। रंगों में विभाजित हो जाना। इसके 7 रंग होते हैं तो उन 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसका यूज क्या है? तो इंद्रधनुष का बनना, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आपको मैं समझता हूं कि ये आ गया होगा टॉपिक समझ में कि वो किस तरह से घटनाओं को पूछता है। अगर आपसे पूछे इंद्रधनुष क्यों बनता है तो वर्ण विक्षेपण इस प्रक्रिया को कहेंगे। या प्रिज्म मतलब कोई इस तरह की चीज है, इस तरह की, इस पर अगर आप सफेद प्रकाश डालेंगे, श्वेत प्रकाश डालेंगे तो वो क्या हो जाता है? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको हम विविग्योर के नाम से जानते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं। सबसे कम जो मुड़ाव होगा वो किसका होगा? रेड का होगा। सबसे ज्यादा जो मुड़ेगा वो वायलेट होगा। इस तरीके से इंद्रधनुष बन जाता है। प्रकीर्णन समझ लिया, परावर्तन समझ लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तो हमको डायरेक्ट विद्युत विभवांतर, ऑलरेडी इस टाइप के प्रश्न हम कर चुके हैं कई बार, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि विद्युत विभवांतर की इकाई कूलम है, एम्पियर है, जूल है या फिर वोल्ट है। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसकी इकाई क्या है? वोल्ट है। अब हमको यह भी देखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं कि हर बार विभवांतर की ही इकाई पूछे, हमसे पूछ सकता है कि भाई कूलम किसकी इकाई है, जूल किसकी इकाई है, एम्पियर किसकी इकाई है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। कूलम की अगर हम बात करें तो ये आवेश को डिनोट करता है। आवेश, पदार्थ में आवेश है क्या? पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की या इलेक्ट्रॉन के कारण उपस्थित आवेश अपने आप में क्या है? एक मूलभूत गुण है, और ये इलेक्ट्रॉनों की वजह से, अगर हम सामान्य पदार्थ में देखें तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। भाई किसी के पास अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो नेगेटिव आवेश, नेगेटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन कम है किसी के पास तो वैसे केस में इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव आवेश, क्योंकि उस कंडीशन में प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे उसके पास, इलेक्ट्रॉन कम रह जाएंगे। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर कम रह गए या चले गए तो वैसे केस में क्या आ जाता है? पॉजिटिव आवेश आ जाता है। ठीक है, इसका जो मात्रक है, इसका जो मात्रक है वो कूलम्ब है। कूलम्ब क्यों रखा गया इसका मात्रक? क्योंकि कूलम्ब एक साइंटिस्ट है जिसने वैद्युत चुंबकीय बलों के लिए एक नियम दिया था। आप अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलम्बों के बीच में कितना, या आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था कूलम्ब नाम के एक वैज्ञानिक ने। तो उनके सम्मान में इसके लिए हमने क्या यूज किया है? कूलम्ब एक मात्रक यूज किया है। ये तो होगी आवेश की बात। अब जूल की बात करते हैं। जूल क्या है? ये कार्य की बात हो रही है। यहां पे कार्य क्या होता है? तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। अदिश प्रकार के गुणनफल की यहां पे हम बात कर रहे हैं। अगर यहां से आप देखेंगे तो इसका मतलब
कार्य का मात्रक क्या बन जाएगा, तो कार्य का मात्रक बन जाएगा न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। लेकिन अगर इसी को बल और विस्थापन का गुणनफल हमने क्रॉस कर दिया, मतलब एफ आर साइन थीटा कर दिया, तो वैसे केस में यही बन जाता है टॉर्क या बल आघूर्ण। जैसे चक्की घुमाते हैं ना गोल गोल, तो किसी चीज को घुमाने के लिए हमें जिस प्रकार की एक कारण की जरूरत पड़ती है, बल प्रकार की एक राशि की जरूरत पड़ती है, उसको हम बल आघूर्ण कहते हैं। तो उसका भी मात्रक न्यूटन मीटर ही निकल के आएगा, क्योंकि वो भी बल गुणा विस्थापन है। तो दोनों में कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, और जूल नाम के एक वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि देने के लिए इसका मात्रक हमने क्या कर दिया, जूल कर दिया, किसमें, एस आई में। और एक मात्रक हमने क्या कर दिया, अर्ग कर दिया। अर्ग किसमें कर दिया है, तो सीजीएस में। ठीक है, अब फिर बात करते हैं भाई वैद्युत धारा की। अच्छा, ये अदिश राशि है, ये भी अदिश है। अगर आपसे पूछ ले आवेश कैसी राशि है, तो आवेश में कोई दिशा नहीं होती है। कार्य कैसी राशि है, तो ये भी एक अदिश राशि है, इसमें भी कोई दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। वैद्युत अगर धारा की बात करी जाए, तो वैद्युत धारा का मतलब होता है आवेश में अगर समय का भाग दे दें, या इसको हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को कहा जाता है विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मतलब हो गया I बराबर Q अपॉन टी। अभी हमने आवेश का मात्रक लिखा था कूलोम, और इसका समय का मात्रक होता है सेकंड, तो कूलोम पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। लेकिन कूलोम पर सेकंड की अगर हम यहां पे बात करें, तो एक साइंटिस्ट है एम्पियर, उसने बताया कि भाई धारा किस तरीके से कार्य करती है, उसने धारा से रिलेटेड नियम दिए, तो उनके सम्मान में इसी चीज को क्या कह दिया गया, एम्पियर कह दिया गया है। तो आप कूलोम पर सेकंड कह लीजिए, एम्पियर कह लीजिए, एक ही बात है। तो ऐसा ही मात्रक ये हो गया इसका। अब हमारे पास बचता है वोल्ट। तो वोल्ट एक्चुअली है क्या, तो इसको हम कहते हैं विभव। विभव क्या होता है, तो विभव होता है कार्य एवं आवेश का अनुपात। ठीक, कार्य और आवेश का अनुपात है, इसका मतलब V इक्वल क्या हो गया, W अपॉन Q हो गया। W का मात्रक अभी हमने लिखा था क्या, जूल, और इसका आवेश का मात्रक क्या था, कूलोम। और जूल पर कूलोम को ही हम क्या कह देते हैं, वोल्ट नाम से एक साइंटिस्ट हुआ है, तो उनके सम्मान में इसको क्या कह दिया जाता है, वोल्ट कह दिया जाता है। फिजिक्स का एक ये खासियत है कि भाई जो साइंटिस्ट जिस फील्ड में ज्यादा वर्क करता है, तो उनको सम्मान देने के लिए, उनको रेस्पेक्ट करने के लिए, ताकि लोग उनको आगे भी याद रखें, मात्रक का नाम रख दिया जाता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलोम। देखो, जूल भी एक वैज्ञानिक है, कूलोम भी एक वैज्ञानिक है, और वोल्ट भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो जूल पर कूलोम को हम वोल्ट कह सकते हैं। हमारा जो प्रश्न था उसने सिर्फ हमसे ये पूछा था, लेकिन अगर इनमें से कुछ भी अगर वो पूछेगा, तब भी आप इसको बड़े आराम से डील कर पाएंगे। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। पृष्ठ तनाव को परिभाषित करता है, दाब को, क्षाणता को, या बलाघूर्ण को। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही हैंडल करेंगे। इस प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर होगा उसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि जो सरफेस टेंशन है वो क्या है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करें, तो हर एक चीज अपने आकार को गोल रखना चाहती है, या वो अपनी ऊर्जा को बचाना चाहती है, या वो अपना बाहर का क्षेत्रफल कम से कम करना चाहती है। ये जो प्रवृत्ति है यही पृष्ठ तनाव कहलाती है। तो न्यूनतम क्षेत्र धारण करने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसलिए तो पानी की जो बूंदें होती हैं, बरसात की जो बूंदें होती हैं, वो गोल हो जाती हैं, तो ये कम से कम क्षेत्रफल लेना चाहती हैं। अब अगर इसको हम परिभाषित वैसे करें फॉर्मूला के रूप में, तो इसको लंबाई और बल के अनुपात के रूप में भी कहा जाता है। अब लंबाई और बल का अनुपात है, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, देखो, तो इसका मात्रक बन गया न्यूटन, और ये हो गया प्रति मीटर। अब आपने अगर ऊपर मीटर का गुणा कर दिया, नीचे भी कर दिया, तो ये बन जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक बन जाएगा। राशि कैसी है ये, तो ये एक अदिश राशि है। तो ये एक अदिश राशि है। अब क्या हमारा जो प्रश्न है, उसने कहा इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल, ये तो लंबाई पर लगने वाला बल हो गया, तो इसका मतलब ये आंसर तो हमारा नहीं होगा। अब फिर बात करते हैं बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण क्या है वो समझ लेते हैं। बल आघूर्ण क्या है, तो बल आघूर्ण का मतलब है
घूर्णन कराने की प्रवृत्ति। कोई चीज अगर घूर्णन करवा पा रही तो उसको हम क्या कहेंगे, बल आघूर्ण कहेंगे। इसे टाउ या टॉर्क से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इक्वल होता है एफ इंटू आर, एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बल गुणा विस्थापन। अब आपको अगर यहां कंफ्यूजन हो रहा हो तो देखिए, कार्य में हमने यहां बल गुणा विस्थापन लिखा था, इसको एफ आर कॉस थीटा इसको लिखा जाता है। बस कॉस का और साइन का अंतर है। कॉस आ गया तो अदिश राशि हो गई, साइन आ गया तो सदिश राशि हो गई। एफ आर कॉस थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या है, साइन थीटा है। तो ये कैसी राशि, इसका मात्रक क्या बन जाएगा, तो इसका मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक मीटर। इसको हम जूल नहीं कहेंगे, इसको न्यूटन मीटर ही रहने देंगे, ताकि हमको ये पता चले मात्रक को पढ़ने के बाद कि यहाँ न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब हम बल आघूर्ण की बात कर रहे हैं, टॉर्क की बात कर रहे हैं। और अगर हमको दिया हुआ है उसने जूल, तो इसका मतलब हम वर्क की या एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ठीक है। अब इसमें साइन थीटा आता है, तो ये राशि कैसी हो जाएगी, तो ये एक सदिश राशि है। आपसे अगर पूछ ले बलाघूर्ण कैसी राशि है, तो भी आप उसको डील कर पाएंगे। हमसे पूछ रहा था कि भाई, हमसे असल में उसने पूछा क्या था कि बल में आपको एरिया का डिवाइड करना है तो क्या मिलेगा। इसका मतलब यहां तो हमने बल में क्या किया है, लेंथ का या विस्थापन का मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। श्यानता की बात करें अगर हम, तो श्यानता का मतलब होता है, श्यानता का मतलब होता है विस्कोसिटी या गाढ़ापन, या गाढ़ापन, या फिर हम कह सकते हैं तरल में, तरल में गति का, गति का विरोध। तरल में गति का विरोध ही क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। श्यानता की अगर हम बात करें तो ये, अगर फोर्स की, श्यान फोर्स की बात करें तो ये होता है ईटा एरिया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल या डेल्टा एक्स आप कह सकते हो। अब इसमें भी आप देखेंगे कि बल का और यहां पे एरिया का कोई ऐसा अपोजिट वाला रिलेशन हमको नहीं दिख रहा है। रिलेशन निकालेंगे भी तो ईटा और फिर ये वेग प्रवणता का हमको रिलेशन मिलेगा। इसका मतलब दाब तो ये भी नहीं है, श्यानता भी नहीं है, ठीक है। प्रश्न ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि शहद ज्यादा श्यान है या कौन सबसे ज्यादा श्यान है, इस तरह का भी प्रश्न आया हुआ है। तो जो चीजें गाढ़ी जैसे जैसे हैं, चिपचिपी आप एक तरीके से कह सकते हैं, जो चीजें ज्यादा चिपचिपी हैं, ज्यादा गाढ़ी हैं, वो क्या है, ज्यादा श्यान है। घनत्व के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है कि किसी का अगर घनत्व ज्यादा है तो वो ज्यादा श्यान होगी। उदाहरण के लिए हमारे पास पारा एक उदाहरण है, जिसका घनत्व बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी श्यानता ज्यादा नहीं है, ठीक है। ऊपर से अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास शहद का उदाहरण है, जिसका घनत्व तो पारे की तुलना में ना के बराबर है या बहुत कम है, लेकिन उसकी श्यानता बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दाब की। हमें तो दाब पढ़ना था ना भाई, हमारे पास जो सी ऑप्शन बचा है बस यही है। या तो आप ऐसे कर लीजिए कि प्रस्थनाभ भी आंसर नहीं है, बलाघूर्ण भी आंसर नहीं है, श्यानता भी आंसर नहीं है, तो अब जो भी ऑप्शन बचेगा वही हमारा आंसर होगा। या फिर आप डायरेक्ट, अगर आपको याद आ पा रहा है पेपर में, भाई पेपर में जरूरी नहीं कि आप जो याद करके गए वो उस टाइम पे आपको रिकॉल हो ही जाए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने अच्छे से पढ़ा है लेकिन वो दिमाग से निकल जाता है। इसलिए तो हम इतना चारों तरफ का पढ़ के चलते हैं कि अगर एक चीज हमको ये समझ में नहीं आ रही कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो हम ये पता कर सकें कि ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला भी आंसर नहीं होगा, तो होगा कौन सा। अब दाब को पढ़ लेते हैं। दाब होता है बल बटे एरिया, को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल या लगने वाले लंबवत बल को ही दाब कहा जाता है। इसको प्रतिबल भी कह दिया जाता है, स्ट्रेस भी कह दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पे बात करेंगे कि भाई इसका मात्रक क्या बनेगा, तो इसका मात्रक बनेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। अब क्योंकि पास्कल नाम का एक वैज्ञानिक है जिसने बहुत सारा काम किया, उसने ये बताया कि हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे बनती है। आप अगर एरिया में गड़बड़ करोगे, क्षेत्रफल को घटाओगे बढ़ाओगे, तो लगने वाले बल पे क्या प्रभाव पड़ जाएगा। तो उनको सम्मान देने के लिए इसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कह दिया जाता है, पास्कल भी कह दिया जाता है। राशि ये कैसी होती है, तो क्योंकि दाब की कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती है, इसलिए ये एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए इसमें ये कह रहा है अपविशिक वायस। देखो एक दिक्कत ये आती है कई बार कि जो ट्रांसलेशन आता है उसमें शब्द बड़े अजीब अजीब प्रकार के इस्तेमाल कर दिए जाते हैं, तो इस शब्द से नहीं घबराना है कि भाई ये अपविशिक वायस क्या है। पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई। अब पहले तो ये समझेंगे कि पीएन जंक्शन है क्या चीज। तो देखो एक हमारे पास है पी प्रकार का एक सेमीकंडक्टर। पी प्रकार का सेमीकंडक्टर है, अर्थात एक ऐसा सेमीकंडक्टर हो सकता है सिलिकॉन से बना हो, जर्मेनियम से बना हो, जिसमें क्या होते हैं पॉजिटिव आयन रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एल्युमिनियम की इसमें अशुद्धि मिला दी, तो एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी सेमीकंडक्टर होता है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर की कक्षा में। जब ये रिलेशन बनाएंगे तो वैसे केस में क्या होगा कि भाई 4 से मिलाने के लिए तो 4 होने चाहिए ना, तो एल्युमिनियम अपने 3 तो साझा कर देगा, एक एल्युमिनियम का क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। उस खाली जगह को, उस गड्ढे को कोटर या होल कहा जाता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन का उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें कोटर ज्यादा होते हैं, इसमें होल ज्यादा होते हैं जो पॉजिटिव आवेश को वहन करते हैं, इसलिए इसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब मान लीजिए कि भाई आपने क्या किया कि कोई ऐसी अशुद्धि मिला दी, जैसे आर्सेनिक का मिला दिया आपने। आर्सेनिक अगर मिला दिया तो उसमें बाहर की कक्षा में है 5 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर की कक्षा में। अब ये रिलेशन बनाएंगे तो 4 4 से 4 मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन अब क्या रह गया, खाली रह गया। अब ये क्या करेगा, ये विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर विद्युत प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या कह देंगे, एन टाइप का सेमीकंडक्टर कह देंगे। हमें कोई यंत्र बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने के लिए इन दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। तो जब दोनों को हम मिलाएंगे तो इसको हम कहेंगे पी एन, और दो चीजें मिली हुई हैं इसलिए इसको हम कह देंगे पी एन डायोड। डायोड समझ गए, दो चीजें हैं इसलिए पी और एन, दो हैं इसलिए डायोड है। और ये यहां पे दोनों मिल रहे हैं, मिलने वाली जगह को हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पी एन जंक्शन हो जाएगा, ये वाली जगह। अब प्रश्न उठता है कि भाई जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये तो दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आएगी, देखिए प्रॉब्लम आएगी यहां पे। वैसे हम ये जानते हैं कि कोई भी पदार्थ में जैसे आप उसको टच करेंगे, इस पेन को टच कर रहे हैं, तो अगर इसमें आवेश हुआ तो आपको करंट लगेगा, झटका लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें पी टाइप के जो आवेश हैं वो इतनी ज्यादा मात्रा में है कि बैलेंस नहीं है, मतलब उसको हम टच करें तो झटका लग जाएगा। तो आपने देखा होगा फ्रीज, टीवी, कूलर, जहां कहीं भी इस तरह की सर्किट यूज होते हैं, उनको टच करने पे झटका तो लगता नहीं है जब अगर उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमने कहने के लिए बताया आपको कि पी और एन है, असल में ये बैलेंस्ड होंगे, इनको अंदर ही अंदर क्या किया जा रहा होगा, बैलेंस्ड किया जा रहा होगा। जैसे ये पी टाइप का है तो यहां पे जो मूल परमाणु होगा, परमाणु कैसा होगा, वो नेगेटिव आयन ले लेगा, और इसके साथ में क्या रहेगा, ये पी टाइप का पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये नेगेटिव आयन ले लेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव आयन ले लेगा, ये यहां पे पॉजिटिव आवेश बाहर, ये यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आवेश बाहर घूमने के लिए फ्री। ऐसे ही ये यहां पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पूरा जो परमाणु है, परमाणु अपनी जगह पे स्थिर रहेंगे, ये पॉजिटिव या जो आवेश वाहक हैं, जो होल हैं या कोटर हैं, वो मूव कर सकते हैं, ये यहां पे फ्री रहेगा। अब हमने क्या बना दिया भाई, हमने तो पीएन जंक्शन बनाना था, हमने एक जंक्शन बना दिया। अब इधर हम क्या ले रहे हैं, इधर हमने पॉजिटिव ले लिया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर हमने एक परमाणु लिया, परमाणु का टोटल जो आवेश होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के बाहर आ चुका है। ऐसे ही ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर। बने कैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमने बात कर ली कि आपने कौन सी अशुद्धि मिलाई है उसके आधार पर ये बने, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। अब हुआ क्या, इस वाले पॉजिटिव ने क्या कर लिया है, अट्रैक्ट इधर गया, ये वाला नेगेटिव चल के ये वाला पॉजिटिव इधर गया, ये वाला नेगेटिव इधर आ गया, ये वाला पॉजिटिव इधर जाएगा, ये वाला नेगेटिव इधर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस एरिया में जो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे वो दोनों एक दूसरे को खत्म कर डालेंगे, मार डालेंगे। या भाई अगर गड्ढा हुआ है आप उसको अगर भर देंगे तो वो गड्ढा क्या हो जाएगा, समतल। इसका मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन इसमें स्ट्रक्चर अब कैसा हो गया, देखो इसको समझते हैं। स्ट्रक्चर अब इसमें ये हो गया कि भाई यहां पे ये नेगेटिव है,
उसके पास पॉजिटिव है, ये एक बना, मान लीजिए ये वाला बन गया नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक, इसके पास ये पॉजिटिव पहले से ही उपस्थित है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब बीच में क्या बन गया, ये एक नेगेटिव, ये एक नेगेटिव, इसका पॉजिटिव ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इधर ये पॉजिटिव, इसका नेगेटिव खत्म, ये पॉजिटिव, इसका नेगेटिव खत्म। अब इधर आते हैं तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन है। अब सोचो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अब अपने पॉजिटिव से मिलने के लिए जाना चाहता है, तो यहां तक तो ये आ जाएगा, लेकिन आपको ये भी तो पता है कूलम ने ये कहा था कि जो नेगेटिव नेगेटिव चीजें होती हैं वो एक दूसरे को दूर भगाती हैं, और जो पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें होती हैं वो एक दूसरे को पास बुलाती हैं। इसका मतलब अब ये अगर इधर आने की कोशिश करेगा तो ये वाला जो परमाणु है, ये वाला, ये इसको क्या कर देगा, पीछे धकेल देगा। अब अगर मान लीजिए ये वाला पॉजिटिव इधर जाने की कोशिश करेगा तो ये पॉजिटिव इसको रास्ते में एक पॉजिटिव भी तो मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन से मिलने से पहले ये पॉजिटिव इसको क्या कर देगा, पीछे धकेल देगा। कुल मिलाकर के अब ना तो ये होल आगे बढ़ सकते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ सकते हैं। भाई आप एक दीवार के आर पार नहीं जा सकते, तो एक कोई अवरोध है उसके आर पार नहीं जा सकते, तो आप उसको क्या कहते हैं, विभव कह दे, मतलब दीवार कहते हैं उसको। अब यहां पे भी आप देखेंगे एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का अगर आवेश कहीं पे है तो इस अवस्था को हम क्या कह सकते हैं, विभव कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को जाने से ये रोक रहा है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, विभव प्राचीर कह देते हैं, विभव प्राचीर कह देते हैं। और यहां पे जो ये शब्द प्रयोग हुआ है अवक्षय क्षेत्र, वो भी कह देते हैं अवक्षय क्षेत्र। अवक्षय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आकर के दोनों क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं, इसमें कोई आवेश वाहक इस एरिया में नहीं है। अब आपसे जो शब्द प्रयोग किया है अपविशिक वायस, इसका क्या मतलब है, देखो इसको हम अग्र अभिनत कहते हैं, अग्र अभिनत कहते हैं इस शब्द को, इसको फॉरवर्ड वाइसिंग कहा जाता है। अनवायस ये जो कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, तो ये है अनवायस, अनवायस कंडीशन है ये, ठीक है। और जो एक बनेगी कंडीशन, हम एक पेज ले लेते हैं, एक कंडीशन ये बनेगी, इधर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, इधर ये मान लीजिए नेगेटिव नेगेटिव है, ये पी टाइप का हो गया, ये एन टाइप का हो गया। अब ये परमाणु वाला झंझट छोड़ देते हैं, अनअभिनत है, अनअभिनत, अनअभिनत का मतलब कोई बैटरी से कनेक्शन नहीं। यदि आपने किसी बैटरी से कनेक्शन नहीं कर रखा है तो उसको अब अनअभिनत कहेंगे। यहां पे विभव प्राचीर या जो क्षेत्र है, ये संक्रमण क्षेत्र, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संक्रमण क्षेत्र या विभव प्राचीर, विभव प्राचीर अपरिवर्तित, जैसी है वैसे की वैसी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, भाई दूसरी कंडीशन में वो कह सकता है कि एक काम करते हैं कि जो P है, जिधर P है और इधर ये N है, ठीक है, P वाले की तरफ हम क्या कर देते हैं, बैटरी का प्लस जोड़ देते हैं, और N वाले की तरफ हम बैटरी का माइनस जोड़ देते हैं। अब कूलम का नियम याद करिए, हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें एक दूसरे से दूर भागती हैं, नेगेटिव नेगेटिव चीजें एक दूसरे से दूर भागती हैं। अब आपने अगर पॉजिटिव आयन इधर लगा दिया, बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़ दिया, तो ये इधर के पॉजिटिव को क्या करेगा, धक्का मारेगा, विकर्षित करेगा, रिपल करेगा। इधर आपने नेगेटिव लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिपल करेगा, धक्का मारेगा। अब जब दोनों तरफ से धक्का लगेगा तो इधर भी धक्का और इधर भी धक्का, इसका मतलब जो ये बीच की दीवार है ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो बीच की प्राचीर या विभव प्राचीर, विभव प्राचीर पतली या कमजोर, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो इसको अग्र अभिनत कहा जाता है, अभिनत कहा जाता है, इसको फॉरवर्ड बाइसिंग कहा जाता है। तो अग्र अभिनत की कंडीशन हो गई, विभव प्राचीर कमजोर हो जाएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को और उसको होल को चलने में प्रॉब्लम किसकी वजह से थी, इसकी वजह से।
आपने अगर आवेश अलग से जोड़ दिए तो उसकी वजह से क्या होगी, पतली होगी। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से पार निकल जाएगा। इसका मतलब वैद्युत वैद्युत गमन संभव। बिजली अब बड़े आराम से यहां से आर पार निकल जाएगी। अब तीसरी कंडीशन भी तो बनेगी कि भाई आपने क्या किया कि जिधर P था और जिधर N था, इधर N के साइड में पॉजिटिव कर दिया और P के साइड में नेगेटिव कर दिया। अब नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये होल को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे, और इधर जो पॉजिटिव हिस्सा है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये बाहर की तरफ खींचेगा। इसका मतलब ये जो प्राचीर होगी वो कैसी हो जाएगी, और चौड़ी हो जाएगी। इसको पश्च अवनत या बैकवर्ड फॉर बाइस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पश्च अविनत कहते हैं। और ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो प्राचीर है, विभव प्राचीर, वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या विद्युत का गमन हो पाएगा, वैद्युत गमन संभव नहीं, विद्युत का गमन नहीं हो सकता। अब देखेंगे कि भाई ये सब पढ़ने का फायदा क्या है। देखो, एसी करंट होता है तो वो लगातार बदलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसका मतलब उसमें कभी पॉजिटिव टाइप से विभव होता है और कभी उसमें नेगेटिव टाइप से विभव होता है, लगातार बदलता रहता है। ना उसमें धारा फिक्स होती है और ना ही उसमें विभव फिक्स होता है। और हमको जरूरत पड़ती है ज्यादातर डीसी करंट की। अगर मान लीजिए छोटे छोटे अपरेटस में, तो उसमें करंट चाहिए हमको फिक्स वैल्यू वाला, मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, फिक्स डायरेक्शन रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने पीएन जोड़ दिया तो पीएन क्या करेगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो फॉरवर्ड बायस में होगा तो करंट को जाने देगा। फिर जब ये नेगेटिव में जाएगा, ये पॉजिटिव हिस्सा, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव चक्कर, ये नेगेटिव चक्कर। जब ये सीधे सीधे जुड़े होंगे, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ नेगेटिव, तो करंट को पास करेगा। जैसे ही ये उल्टा जाएगा करंट को पास नहीं करेगा। फिर से ये सीधा होगा, फिर से करंट को पास करेगा, फिर से उल्टा होगा, करंट को पास नहीं करेगा। इसका मतलब इसको हम क्या बना सकते हैं, इसको रेक्टिफायर में बना सकते हैं, रेक्टिफायर के रूप में यूज कर सकते हैं। अर्थात एसी को डीसी में बदलने के लिए, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट में बताइए। वैसे तो मैं इसको ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। अब ये क्या कह रहा है, देखो, अग्र अभिनत में पीएन संधि डायोड का अवक्षय क्षेत्र या विभव प्राचीर अपरिवर्तित रहती है, नहीं। उसने अगर अन अभिनत का होता तो हम उसको क्या कहते हैं, अनवाइज्ड अगर कह रहा होता तो अपरिवर्तित रहती। ये कह रहा है बढ़ती है। बढ़ती कब है, बढ़ती इस केस में है जब पश्चावनत होता है, बैकवर्ड बायस होता है तो बढ़ती है। और ये कह रहा है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस के केस में हमने अब देखा था कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन। इस कंडीशन में क्या हो जाती है, विभव प्राचीर क्या हो जाती है, घट जाती है। इस प्रश्न का उत्तर आप बड़े आराम से दे पाएंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर अब कुछ भी प्रश्न बनेगा तो भी आप उसको बड़े आराम से हैंडल कर पाएंगे। पीएन डायोड का सिर्फ यही एक एज अ रेक्टिफायर यूज नहीं होता है। पीएन डायोड का यूज जो आप एलईडी बल्ब अपने घर में यूज कर रहे हैं वहां भी इसका यूज होता है। आप जो सोलर पैनल देख रहे हैं वो भी एक पीएन डायोड ही होता है, पीएन जंक्शन ही उसमें प्रयोग होता है। तो बाकी दो प्रयोग इसके और भी हैं, उनको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। कुल मिलाकर के हमसे ये कह रहे हैं कि भाई फ्लक्स में परिवर्तन और किसके साथ, समय के साथ। दर शब्द जब भी आए, परिवर्तन आ गया तो हमने डेल्टा शब्द प्रयोग कर दिया, फ्लक्स के लिए हमने चुंबकीय फ्लक्स के लिए फाई का प्रयोग कर दिया, और दर के लिए हम नीचे टी का प्रयोग करते हैं। ये कह रहे किसका नियम है ये, देखो, स्थिर वैद्युतिकी के गॉस के नियम का, लेंज के नियम का, फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम का, और स्थिर चुंबकत्व के गॉस के नियम का। अब जरूरी नहीं कि हर बार इसी तरह से स्टेटमेंट दे, अब इनमें से किसी को अगर पूछ ले तो क्या करना है। वैसे इसकी अगर हम बात करें, वो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ उसकी भी बात करेंगे। देखो, स्थिर वैद्युतिकी के लिए जो वैद्युतिकी के लिए गॉस का नियम है, उसका मतलब ये होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, तो उन्होंने कहा जितना आपके पास आवेश है उसका एप्सिलॉन नॉट का भाग दे दीजिए, या 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, ठीक है। आवेश ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा बनेगा। स्थिर चुंबकत्व के लिए जो गॉस का नियम है या गाउस का नियम है, ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो टोटल बनेगा बंद क्षेत्र हेतु, बंद क्षेत्र के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा
वो शून्य होगा, ये गॉस का नियम कहता है। अब लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम भस्मासुर जैसी बात कहता है कि भाई जैसे एक वो कहानी सुनी होगी ना आपने कि महादेव जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम किसी को भी भस्म कर सकते हो, किसी को भी खत्म कर सकते हो, तो सबसे पहले वो महादेव जी को ही मारने के लिए दौड़ा। तो भस्मासुर जैसा नियम है कि भाई जो प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न करने वाले का, उत्पन्न करने वाले का विरोध करती है, विरोध करती है। अर्थात ये क्या करता है? प्रेरित धारा की दिशा, तो ये दिशा बताता है कि इसकी दिशा हमेशा क्या होगी? उल्टी होगी। प्रेरित धारा का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई कॉइल है और आप, एक मैग्नेट है आपके पास, एक एन और एक एस, दो सिरे होते हैं, दो पोल होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें जो करंट फ्लो होगा, जब आप इसको पास लेके आएंगे तो यहाँ पे एस पोल बन जाएगा, इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा। मतलब ये इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि साउथ साउथ एक दूसरे से दूर भगाते हैं। जब आप इसको पीछे की तरफ लेके जाओगे तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा? इधर नॉर्थ बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। कुल मिलाकर के जब ये आगे की तरफ आ रही होगी तो कॉइल प्रयास करेगी कि ये चुंबक पीछे हट जाए। जब आप इसको पीछे लेके जाओगे तो ये जो कॉइल है ये प्रयास करेगी कि ये चुंबक क्या करे? आगे की तरफ आए। और इसी वजह से इसमें क्या हो जाती है? एसी करंट उत्पन्न हो जाती है। और इसी एसी करंट को हम क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित धारा के लिए दो वैज्ञानिकों ने नियम दिए हैं, एक लेंज ने दिया है और एक दिया है फैराडे ने। अब फैराडे की, हमने लेंज की तो ऑलरेडी बात कर ली कि प्रेरित धारा क्या करेगी? हमेशा विरोध करेगी। तो जब आप साउथ आप लेके आएंगे तो इधर साउथ बन जाएगा, साउथ को लेके जाएंगे तो इधर नॉर्थ बन जाएगा, हमेशा उल्टा ही होगा। अब यहां पे बात करते हैं फैराडे। फैराडे ने क्या बोला? तो फैराडे ने दो नियम दिए। पहली बात तो फ्लक्स परिवर्तन होगा। फ्लक्स होता है जैसे किसी एक पार्टिकुलर एरिया से होके जितनी ज्यादा चुंबकीय लाइन जाएंगी, मान लीजिए ये पूरा का पूरा बोर्ड है और इससे 5 लाइनें निकल के जा रही हैं चुंबकीय क्षेत्र की, तो इसका फ्लक्स 5 हो जाएगा। इससे 50 लाइनें जा रही हैं, 50 फ्लक्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लाइंस को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे कि फ्लक्स परिवर्तन से ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल, इसको आप एक तरीके से बल मत समझिए, असल में ये विभव की बात हो रही है। विभव जहां कहीं भी उत्पन्न होगा इसका मतलब धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है? तो ये धारा की बात हो रही है, बस साइंटिफिकली इसको ईएमएफ कह दिया गया है। तो फ्लक्स परिवर्तन से ईएमएफ उत्पन्न होता है, ये उसका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? कि जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो कितना होगा? तो ये बता रहे हैं कि माइनस, नेगेटिव होगा। लेंज का नियम उन्होंने यहां रख दिया कि कितना होगा, कि वो हमेशा विरोध करेगा। कितना होगा? जितनी बड़ी कॉइल होगी, कॉइल में अगर आपने मान लीजिए एक फेरा लिया है तो एक हो गया, दो फेरे लिए हैं तो दो, तीन लिए हैं तो तीन, और अगर एन फेरे लिए हैं तो एन। जितने ज्यादा फेरे होंगे फ्लक्स, ये जो ईएमएफ है वो उतना बड़ा होगा, उतना ज्यादा होगा। कॉइल जितनी बड़ी होगी ईएमएफ उतना ज्यादा होगा। फिर उन्होंने कहा डेल्टा फाई, परिवर्तन जितना ज्यादा होगा और समय जितना कम होगा, मतलब परिवर्तन की दर। तो ये हो गया हमारा क्या? फैराडे का दूसरा नियम। अब देखो यही बात तो यहां पे कही गई है, यही बात तो कही गई है। इसका मतलब ये किसका नियम है? फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम है। किसका? फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम है। इनसे भी रिलेटेड अगर प्रश्न आता है तो भी आप उसको बड़े आराम से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि R1 R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं तो समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो भाई बताइए क्या है? समान वोल्टता है, इसका मतलब ये कैसे होंगे? ये पैरेलल में जुड़े हुए होंगे, इस टाइप से इनको जोड़ा गया होगा, इस टाइप से। थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से बनाएं तो कुछ कुछ इस टाइप से, और इसको इस टाइप से। तो यहाँ पे भी वोल्टेज भी, यहाँ पे भी वोल्टेज भी, लेकिन इस कंडीशन में जो करंट होता है वो क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है, या ये कहिए कि समांतर श्रेणी में जुड़ी हुई चीजों के लिए करंट अलग अलग हो जाता है। अब ये अगर विभव बराबर है तो आप देखेंगे V इक्वल आई आर होता है, इसका मतलब I और R के बीच में जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है। और P बराबर क्या होता है? जो शक्ति है, शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं हम V और Q से, और नीचे टाइम है। अब Q में अगर T का डिवाइड करेंगे तो इसी को वैद्युत धारा कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? VI।
इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई I1 अपॉन I2, आप कहेंगे कि P1 अपॉन P2, लेकिन विभव हमने बराबर कर दिए तो हम ये क्या कर देंगे कि ये उल्टा रिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा R2 अपॉन R1। अब P1 P2 के मान दे रखे हैं उसने कितना, 400/200। अब इनको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। इसका मतलब R2 बराबर कितना हो जाएगा, 2R1 के बराबर हो जाएगा। ये आपका आंसर यहां पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, गलनांक का मतलब होता है, गलन का मतलब होता है मेल्टिंग, मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब है ठोस जब किस में बदले, द्रव में बदले। अब नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर अगर आप दाब बढ़ाओगे तो उसके गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, यदि अब यहां पे दो कंडीशन बन सकती हैं। दो कंडीशन क्या बनेंगी, यदि यदि आयतन बढ़े, कब, गर्म करने पर, तो गलनांक क्या होगा, तो क्या होगा रिलेशन, तो रिलेशन ये होता है कि आप दाब बढ़ाओगे, दाब बढ़ाओगे तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेगा। और यदि क्या हो जाए, यदि आयतन घटे, कब, गर्म करने पर, गर्म करने पर, तो फिर आपको याद रखना है कि आप दाब बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये वाले उदाहरण सामान्य रूप से सारे पदार्थ इस प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे कि बर्फ वाले केस में आयतन क्या होता है, घटता है। आयतन जब बर्फ पिघलती है तो आयतन क्या होता है, घटता है। आयतन घट रहा है, इसलिए जब आप दाब बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। इसलिए जब हम बर्फ को दबाते हैं तो बर्फ पिघलने लग जाती है, जैसे उसको छोड़ते हैं बर्फ फिर से जम जाती है। इसलिए दो बर्फ के टुकड़ों को जब हम दबाते हैं तो इसलिए चिपक जाते हैं क्योंकि दाब बढ़ने पर उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। तो जो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलनी चाहिए थी वो 0 से पहले ही पिघल गई, लेकिन दाब हमने हटा लिया तो नॉर्मल कंडीशन आ गई। नॉर्मल कंडीशन अर्थात उस टेम्परेचर पर बर्फ को ठोस होना पड़ेगा, मतलब पानी को ठोस होना पड़ेगा, तो पानी फिर से क्या हो जाता है, ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बर्फ के दो टुकड़े क्या हो जाते हैं, दबाने पर चिपक जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई घट जाएगा, बढ़ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बाकी बर्फ के अलावा मोम वगैरह के लिए बात करता तो क्या होता, बढ़ जाता। यहां तक आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। सोनार संक्षिप्तीकरण है, तो सोनार की अगर हम बात करें, ये सोनार हो गया। सोनार क्या है, तो साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसको ही क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा सन न्यूक्लियर रेंजिंग का ये नहीं होगा, स्काई नेविगेशन और रेंजिंग का नो, स्मॉल नेविगेशन एंड रैंडम का नो। ये क्या है, ये तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें कौन सी तरंग का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग कहां यूज करते हैं, तो इसका यूज क्या है, तो इसका यूज करते हैं पनडुब्बियों, पनडुब्बियों एवं जहाजों में, जहाजों में पानी के अंदर, पानी के अंदर की स्थिति, की स्थिति जानने के लिए। तो पानी के अंदर की अगर कंडीशन आपको जाननी है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, सोनार का प्रयोग करेंगे। इनमें अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। ठीक है, अब एक कमेंट करके आप मुझे बताइए, एक यूज मैंने आपको बता दिया, एक आप मुझे यूज बताइए कि अल्ट्रासाउंड का एक और यूज आपने कहां पे देखा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रतिदीप्ति नलिका और नियोन चिन्ह बल्ब में होता है, तो भाई ठोस बल्ब में ठोस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आकार रहित ठोस, ये भी असंभव सा है, कोई ठोस कैसे आकार रहित होगा, ठोस का तो आकार होता ही है। ठोस का तो गुण ही है कि उसका आयतन फिक्स हो और आकृति फिक्स हो, उसी वस्तु को ठोस कहा जाता है। तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। द्रव अगर भरा होगा तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। बात करते हैं प्लाज्मा की, जब ये तीन नहीं होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा,
प्लाज्मा ही बचेगा। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं जिनकी हमको फिजिक्स में सामान्य तौर से जरूरत पड़ती है। तो एक है जिसका नाम है ठोस। ठोस को हम क्या कहते हैं? आकार और निश्चित, आयतन निश्चित। ठीक है, निश्चित के लिए हम ये सही वाला निशान लगा रहे हैं। फिर दूसरी अवस्था है द्रव। अच्छा, इसमें एक और बात है, अणु ऊर्जा कम। जब अणु ऊर्जा कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। यहां पे आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित और अणु ऊर्जा थोड़ी ज्यादा। फिर प्रश्न आता है कि भाई तीसरी अवस्था क्या है? तो यहां पे क्या होगा? उसको हम कहेंगे गैस। गैस का मतलब ना तो आकार निश्चित, न आयतन निश्चित और अणु ऊर्जा अत्यधिक। बहुत ज्यादा अणु ऊर्जा होती है तो जैसे ही बर्तन को खोला जाता है, गैस क्या हो जाती है? बाहर भाग जाती है, पूरी के पूरी बर्तन को खाली कर देती है। चौथी जो अवस्था है उसको कहा जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब क्या है? ये आकार आकृति वाला नहीं है, अत्यधिक अत्यधिक ताप वाली, अत्यधिक ताप वाली आयनित गैस। जैसे जैसे एक तो ये एग्जांपल यहां पे है ही, जैसे सूर्य में भी क्या कंडीशन है? सूर्य में भी यही कंडीशन है। परमाणु बम फूटता है तो भी यही कंडीशन बनती है। हाइड्रोजन बम में भी यही कंडीशन बनती है। ठीक है, तो बहुत अधिक ताप होने की वजह से पदार्थ क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पदार्थ कन्वर्ट हो जाता है गैस में। और उसकी वजह से जो अवस्था बनती है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो प्रतिदीप्ति नलिका हो या नियॉन चिन्ह हो, उसमें प्लाज्मा का प्रयोग किया जाता है। अब पांचवी कंडीशन की बात करते हैं। पांचवी कंडीशन क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन या कंडेंस। बोस आइंस्टाइन कंडेंस की बात करें तो यहां पे क्या है? अत्यधिक अत्यधिक न्यून ताप वाली गैसीय अवस्था। गैसीय इसलिए कह रहे हैं कि कोई आयतन आकार का वहां कोई सिस्टम नहीं है। गैसीय अवस्था या एग्जैक्टली गैसीय नहीं है, गैसीय जैसी अवस्था आप कह सकते हैं। और तापमान बहुत ज्यादा कम होगा, जैसे कि प्रकाश। तो प्रकाश की अवस्था को हम क्या मानते हैं? बोस आइंस्टाइन कंडेंस अवस्था मानते हैं। तो इनमें से भी अगर कोई प्रश्न पूछेगा तब भी आप उसको बड़े आराम से डील कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि नियंत्रित करता है, तो शीतलता, ईंधन, मंदक या नियंत्रित क्षण है। तो नाम देख करके ही आप बता सकते हैं किसमें तो क्या होगा? नियंत्रक ही होगा। अब बात करते हैं कि आखिर नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है, कैसा होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर मान लीजिए कमरे जैसी एक संरचना बना लेते हैं भाई। ठीक है, ये हो गया नाभिकीय रिएक्टर। अब इसमें क्या की किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो हमको ईंधन की जरूरत पड़ेगी। ईंधन की, क्योंकि कोई भी चीज है जिससे आपको ऊष्मा मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, तो ऊष्मा निकालने के लिए आपको फ्यूल तो चाहिए ना जलाने के लिए। तो इसमें ईंधन की जरूरत पड़ेगी। ईंधन क्या क्या होता है? तो ईंधन यूरेनियम हो सकता है, प्लूटोनियम हो सकता है या फिर थोरियम हो सकता है। क्या हो सकता है? थोरियम हो सकता है। ईंधन हो गया। अब ईंधन के केस में क्या है कि भाई अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि कभी इमरजेंसी पड़ गई कि हमको रोकना है, साइकिल तो आपने बना ली और बहुत अच्छी साइकिल बना ली, लेकिन ब्रेक नहीं लगाई उसमें, तो एक्सीडेंट होने का चांस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? नियंत्रक लगाना पड़ेगा या नियंत्रक छड़ें लगानी पड़ेंगी। नियंत्रक छड़ें क्या करती हैं? ये न्यूट्रॉन, इसका न्यूट्रॉन का अवशोषण, ये न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेती हैं। जैसे कि कैडमियम। अब बात करते हैं कि भाई हमने ये कर लिया, लेकिन जो न्यूट्रॉन निकलेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा स्पीड होगी। इसको आप ऐसे उदाहरण से समझिए कि अगर आप गोली चलाते हैं, मान लीजिए कांच की एक खिड़की, उस पर आपने फायर किया, तो कांच की खिड़की टूटेगी नहीं, बल्कि जितनी बड़ी बुलेट है, जितनी बड़ी वो गोली है, उतने हिस्से में छेद करके वो आर पार निकल जाएगी। लेकिन अगर वहीं आप पत्थर मारेंगे तो पूरा कांच टूट जाएगा। इसका मतलब कि जो बड़ी चीज है अगर उसका वेग कम है,
वेग कम होगा तो वो अपनी ऊर्जा को पूरे कांच को दे देगी, इस वजह से कांच टूट गया। और गोली का वेग ज्यादा है तो अपनी ऊर्जा को दे नहीं पाती है। अगर न्यूट्रॉन अभी इतना गर्म हो जाएगा, ईंधन जलेगा, तो न्यूट्रॉन बहुत बहुत ज्यादा स्पीड में हो जाएगा, ज्यादा स्पीड में हो जाएगा तो वो ईंधन को तोड़ नहीं पाएगा। भाई जब तक यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम ये 2 या 3 हिस्सों में नहीं टूटेंगे, ऊर्जा नहीं मिलेगी हमको। इसका मतलब अब हमको ईंधन की या जो न्यूट्रॉन है उसकी ऊर्जा को कम करने की जरूरत है, उसकी स्पीड को कम करने की जरूरत है। तो उसके लिए हम एक यहां पे क्या यूज करते हैं, मंदक का प्रयोग करते हैं। मंदक या रिटार्डर का प्रयोग करते हैं। मंदक क्या करता है, न्यूट्रॉन की गति या ऊर्जा कम करता है। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए सामान्य तौर से भारी जल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल का प्रयोग यहां पे किया जाता है। हाँ, इसके अलावा हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और हम कर इसके साथ हम इसका ग्रेफाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं एज अ मंदक। अब फिर हमें जरूरत पड़ती है कि भाई कमरे जैसा अगर कोई स्ट्रक्चर ले लिया, मान लीजिए आपने कुछ भी ले लिया, कुकर ही ले लिया, उसमें आप ये क्रिया कर रहे हैं, लगातार ईंधन भी काम कर रहा है, मंदक भी काम कर रहा है, तो मंदक कोई ऊर्जा कम करके, ऐसा नहीं तापमान कम नहीं करेगा, तापमान उतना ही रहेगा, बस वो गति को कम कर देता है। इसका मतलब लगातार लगातार वो कुकर या वो कमरा गर्म होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि कमरा ही पिघल जाएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम पिघल जाएगा। तो ये सिस्टम को ठंडा रखने के लिए हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं या शीतलक का प्रयोग करते हैं। शीतलक, अब शीतलक के रूप में धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सोडियम का प्रयोग कर सकते हैं, सामान्य जल का भी प्रयोग किया जाता है, D2O का भी प्रयोग किया जाता है, बट ये बहुत महंगा पड़ता है तो नॉर्मली कम ही प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य तौर से साधारण पानी आसान पड़ता है तो साधारण पानी का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। यहां पे हम ग्रेफाइट और बाकी कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग हम मंदक के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर इससे रिलेटेड, अभी तो यहां से हमने, उसने हमसे पूछा है नियंत्रक, ये पूछ सकता है नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग कर सकते हैं, या हमसे ईंधन का काम पूछ सकता है, शीतलक का काम पूछ सकता है, मंदक का भी कार्य पूछ सकता है, उनके उदाहरण भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो ये कंप्यूटर मेमोरी की बात हो रही है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए जो कंप्यूटर वर्क करता है बाइनरी बेस पे काम करता है, तो 0 या 1 के रूप में कंप्यूटर काम करता है। इसको हम बिट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। जब 4 बिट मिल जाती हैं, जब 4 बिट मिल जाती हैं तो उनकी वजह से बनता है एक निबल। उसको हम क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। जब 8 बिट मिल जाती हैं या 2 निबल मिल जाती हैं तो उसको हम कहते हैं बाइट, एक बाइट। जब 1024, क्योंकि 2 का आधार लिया है यहां पे, तो 1024 बाइट जब मिल जाते हैं तो 1000 के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है किलो। 1000 का मतलब किलो होता है, तो यहां पे ये 1000 के लगभग है, इसलिए इसको किलो बाइट कह दिया जाता है। जब 1024 किलो बाइट मिल जाते हैं तो इसी को फिर क्या कह दिया जाता है, मेगाबाइट कह दिया जाता है, MB कह दिया जाता है। जब 1024 मेगाबाइट मिल जाते हैं तो इसी को गीगाबाइट कह दिया जाता है। जब 1024 गीगाबाइट मिल जाते हैं तो इसी को टेराबाइट कह दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी, टेराबाइट। सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, बिट। और ये अगर केवल बाइट बाइट में दे रखा हो तो बाइट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न कभी कभी कन्वर्ट करने के लिए भी पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा, ये लैम्डा नहीं, इसको के मानिए, क्योंकि आंसर सब सारे के सारे के में दे रखे हैं, तो ये क्या है, मिस प्रिंट है, ये बस छोटा सा, इसको के मानिए आप। तो जो गतिज ऊर्जा है वो के है। यदि वेग को आरंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। भाई गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो हमने पहले कंडीशन में के माना है, तो चलो के मान लेते हैं। के के लिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने कई बार लिखा भी है, mv², कंडीशन 1। एंड सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है कि मान लीजिए बदल जाएगी कुछ, हमें नहीं पता कितना हो जाएगी, तो हाफ। द्रव्यमान के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब द्रव्यमान सेम ही रहेगा। वेलोसिटी के बारे में उसने कहा है कि वेलोसिटी 1/3 हो जाएगी, सो ये ठीक है। अब ये हाफ m, अब इसको आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया।
नीचे आप स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया। अगर मैं ऐसे करके लिख दूं तब भी आपको कोई समस्या इस बात में नहीं होगी कि चलो ये भी बात ठीक है। अब इस इक्वेशन 1 से अगर मैं बात करूं तो ये तो k की वैल्यू है, इसका मतलब k डैश इक्वल ये 1/9 यहां पे है और यहां पे तो k आ गया, या आप ये कह सकते हैं k/9। क्वेश्चन आप कर पाएंगे, बड़े आराम से हो पाएगा। अच्छा, इसी के साथ आपको मैं एक बुक की जैसे बात करी मैंने आपसे कि भाई आपको प्रैक्टिस सेट के लिए यूज करना है, तो 2 मॉड्यूल में या 2 वॉल्यूम में इस बुक को निकाला गया है। और इस बुक की खासियत यह है कि इसमें 15 सेट एक वॉल्यूम में है, 15 सेट दूसरे वॉल्यूम में है, तो टोटल 30 सेट्स हो जाएंगे। ज्ञान बिंदु एकेडमी के नाम से आप बुक सेलर के पास जाएंगे तो आपको दे देगा। तो ये बुक जरूर ले लीजिए, इसके जितने भी प्रैक्टिस सेट है उनको कर डालिए। एक्सप्लेनेशन बहुत जबरदस्त है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और तैयारी में भी आपकी में ये हेल्पफुल रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई टोटल जो प्रतिरोध है वो क्या होगा। तो देखो, प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्रतिरोध आखिर चीज क्या है। तो प्रतिरोध का मतलब होता है, प्रतिरोध का मतलब है वैद्युत प्रवाह में बाधा। इसके बारे में बात किसने करी? तो इसके बारे में बात करी ओम ने। ओम ने बात करी, इसलिए ओम के सम्मान में इसको क्या कह दिया गया है? ओम ही इसका मात्रक रख दिया गया। वैसे ये क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो V इक्वल I R। R यहां पे क्या है? प्रतिरोध है, और ये जो V है ये क्या है? ये है आपका विभव, और I यहां पे वैद्युत धारा है। अब अगर मान लीजिए हम बात करें कि भाई अगर हमने श्रेणी क्रम में किसी चीज को जोड़ा है, ठीक है, अब इसका निगमन कैसे करेंगे वो थोड़ा बहुत लेंदी टॉपिक हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में अगर आपने जोड़ रखा है तो प्रतिरोध क्या होते हैं? सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, 3 प्रतिरोध अगर है तो। और अगर मान लीजिए इसने आपने क्या जोड़ा? इसको इसको पैरेलल जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है, तो समांतर क्रम में क्या हो जाते हैं? ये 1/r इक्वल टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, अब यहां पे बात करें कि भाई ये टोटल कितना होगा। तो देखो, यहां से करंट इस पॉइंट पे आया, बैटरी इस पॉइंट पे जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये हम नहीं जोड़ेंगे। अब करंट अगर जाएगा तो वो मान लीजिए इस रास्ते को फॉलो करते हुए जाएगा, फिर ऐसे करके आएगा, या ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके फॉलो करके आएगा। इसका मतलब ये दोनों तो कैसे हैं? एक लाइन में पढ़ रहे हैं, भले हमें ये किसी भी तरीके से दिख रहे हो, बट एक लाइन में है, ये एक लाइन में है, तो ये क्या हो गया? श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम हो गया, तो श्रेणी क्रम में सॉल्व कर लेते हैं। भाई कितना बन जाएगा? 10 और 10 को जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में ये R कितना हो जाएगा? R हो जाएगा 10 प्लस 10 बराबर 20, 20 ओम। ये जो सिंबल है इसको ओम या ओमेगा से जानते हैं। अब 10 ये हो गया, तो अब फिर क्या बचा? इसकी जगह पे टोटल 1 मान सकते हैं। तो मतलब एक इस तरीके का स्ट्रक्चर आप बनाना चाहें तो ऐसे करके बन गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये जो 10 वाला है, ये अभी 10 वाला ये रहा। अभी जो आपने इन दोनों को जोड़ के 20 निकाला है वो ये हो गया, और आपकी जो बैटरी है वो ऑलरेडी जुड़ी हुई है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको बड़े आराम से बता पाएंगे कि भाई 1/r इक्वल, ये कौन सा क्रम हो गया? ये समांतर क्रम हो गया, क्योंकि एक लाइन में नहीं है। तो ये किस में है? तो ये हो गया समांतर में। अब फिर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 1/20। उल्टा कर देंगे या सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 1/r इक्वल ये हो जाएगा 20, 10 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200। बदलेंगे इसको तो r इक्वल क्या हो जाएगा? 200 अपॉन, और ये हो गया कितना? 30। 0 से 0 कट जाएगा तो 20/3 ओम। इस तरीके से हम इसको हैंडल कर पाएंगे, हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इन्हीं प्रश्नों के साथ हम क्या करेंगे, आज की इस क्लास को विराम देंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट करके पूछा था कि आप जो पहली स्लाइड से क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहली वाली जो स्लाइड है वो खाली रह जाती है, ब्लैंक होती है। तो ब्लैंक स्लाइड से अब क्या ही स्टार्ट करें, इसलिए पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से सीरीज को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आपको मजा आ रहा होगा क्लास में, और जो भी आपकी चीजें हैं, समस्याएं हैं, कोई और भी टॉपिक पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपकी सारी कमेंट पढ़ता हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।